नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। जी हां, खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी कांग्रेस जो कि कांग्रेस में जंग है। कांग्रेस से यशोदा वर्मा मैदान में है, तो कोमल जंगेल बीजेपी उम्मीदवार हैं। जोगी कांग्रेस ने नरेंद्र सोनी पर दांव लगाया है। और कुछ ही देर बाद नतीजे आना शुरू होंगे। बीजेपी कांग्रेस के जीत के दावे हैं और कुछ ही देर बाद गणना शुरू हो जाएगी। खैरागढ़ उपचुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि आखिर खैरागढ़ के चुनावी दुर्ग पर किसका पताका लहराएगा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में करीब 78% वोटिंग हुई है। 12 अप्रैल को हुए मतदान में मतदाताओं का अच्छा रुझान देखने को मिला। तेज धूप व गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुँचे। खैरागढ़ उपचुनाव में 78.92% पुरुष और 77.44% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बम्पर वोटिंग से साफ है कि खैरागढ़ की जनता ने काफी उम्मीदों के साथ उपचुनाव में हिस्सा लिया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गणना की जाएगी, तत्पश्चात ईवीएम से गणना का काम आरंभ किया जाएगा। इस मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारी कर ली गई है। पूरे प्रक्रिया में हमने 14 टेबल लगाए हैं और इसमें हर टेबल में 2-2 कर्मचारी लगे हैं और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी लगाई गई है। और ये प्रक्रिया दिन भर चलेगी जब तक सारे ईवीएम से गणना नहीं हो जाएगी। माना जा रहा है कि खैरागढ़ को जिला बनाने का कांग्रेस का वादा यहां सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। खैरागढ़ को माना जाए कि 24 घंटे बाद घंटे रह गए हैं, 24 घंटे बाद जिला बनाने की तैयारी हो गई है। बिल्कुल, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत डिक्लेयर करेंगे 24 घंटे के अंदर। बीजेपी ने भी खैरागढ़ उपचुनाव में पूरा दमखम लगा दिया था। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेताओं ने खैरागढ़ में चुनाव प्रचार किया था। माना जा रहा है कि इसका असर भी नतीजों पर दिखेगा। बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा, शानदार रिजल्ट आएगा। लोगों ने मेहनत खूब की है। खैरागढ़ उपचुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा के बीच माना जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशी खैरागढ़ में बाहुल्य लोधी वर्ग से हैं। इनके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से नरेंद्र सोनी भी रेस में है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले खैरागढ़ उपचुनाव को कांग्रेस और बीजेपी के साथ का सवाल भी माना जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 14 टेबलों में 21 राउंड इसकी गिनती होगी और 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल देखना यह होगा कि जीत का ताज किसके सर सजता है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजे कुछ ही देर बाद आना शुरू हो जाएंगे। आखिर मतगणना केंद्रों पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह की तैयारियां की गई हैं, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले डाक मत पत्र जो है उनकी गणना होगी और उसके बाद में बाकी जो है वो गणना होगी। अगर हम बात करें तो 14 टेबल लगाए गए हैं और 21 राउंड में ये पूरी गिनती पूरी होगी और दोपहर 2 बजे तक के ये माना जा रहा है, संभावना है कि पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी है या कांग्रेस है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो वैसे तो 10 उम्मीदवार जो है उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के और जोगी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय भी शामिल है। लेकिन मुख्य रूप से ये माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। यशोदा वर्मा के सर पे ताज सजेगा या फिर कोमल जंगेल विजेता होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। यही नहीं बल्कि ये जो नतीजे निकलेंगे उसको ये माना जा रहा है कि एक तरह से ये सेमीफाइनल है। 2023 के पहले की जो तस्वीर है उसके पहले एक बड़ा मैसेज जो है इन नतीजों से जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो इंडो तिब्बत जो बटालियन है उसके जो जवान हैं वो सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। स्ट्रांग रूम में किसी को भी जाने की अनुमति, मतलब वही लोग जा सकते हैं जिनके पास में पास हो, ऑथराइज लोग ही जा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो टेबल है मतगणना टेबल, वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो रहेगा। अगर मान लीजिए प्रत्याशी है तो फिर एजेंट नहीं रहेगा, और अगर एजेंट है तो वहाँ पर प्रत्याशी नहीं रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि, और दूसरी बात अगर बात करें तो पूरा जो परिसर है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगी हुई है। ये 2 बजे तक के एक तरह से कहें कि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 12 अप्रैल को जो है वो मतदान हुआ था, और मतदान के बाद से ही और उसके पहले भी बीजेपी कांग्रेस लगातार ये दावे कर रहे थे, जो कि कांग्रेस के अपने दावे थे। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अपनी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन अब देखना ये है कि किसके दावों पर जो है वो कितने खरे कौन प्रत्याशी जो है वो उतरता है अपनी पार्टी के। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी एक बड़ा दाव खेला जिला बनाने की, खासतौर पर कहा कि अगर यशोदा वर्मा जीतती है तो 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जो है वो जिला बना दिया जाएगा, और संयुक्त रूप से उसका नाम होगा खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, इस नाम से। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये बड़ा दाव क्या चलता है, या फिर बीजेपी जो लगातार कह रही थी कि खैरागढ़ में जो है वो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची है, उसके अपने जो दावे थे और जिसको लेकर वो चुनाव मैदान में उतरी थी, उस पर किसकी मुहर लगती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल थोड़ा ही समय बच गया है, 8 बजे से मतगणना देखने वाली बात तो होगी, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं, टकटकी लगाए हर कोई बैठा है, क्योंकि साख का सवाल है, यहाँ पे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेसीसी जे हो। आखिर ममता कितनी टेबल्स लगाई गई हैं, गणना अधिकारी उन पर कितने लगाए गए हैं, क्या ऑब्जर्वर कितने लगाए गए हैं, इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 14 टेबल लगाए गए हैं और 21 राउंड में ये पूरी गिनती होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि जहाँ पर जो मतगणना स्थल है, जो अंदर जो रूम है, स्ट्रांग रूम अगर हम बात करें, तो वहाँ पर या तो प्रत्याशी मौजूद होंगे उस समय या फिर एजेंट मौजूद होगा। दोनों को ही मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी। पिछली बार हमने देखा था कि रिसाली में इसी बात को लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। हालांकि कल कलेक्टर ने बैठक ली थी तो ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर नजर लगाए हुए हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। अमूमन ये होता है कि जब इस तरह की मतगणना, इस चुनाव की जब मतगणना होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था इस तरीके से चुस्त दुरुस्त रखी गई है। और अगर हम बात करें तो मीडिया के लिए भी पहले ये था कि जो डाक मतपत्र है पहले अलाउ किया जाता था, लेकिन इस बार कहा गया है कि जो PROs हैं वो आकर बताएंगे, और शुरुआती तौर पर जो है वो किस तरीके की अनुमति दी जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो भी जीतेंगे वो यहाँ पर वो खैरागढ़ के में 18 महीनों तक ही विधायक होंगे। तो दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी तरफ से ताकत लगाए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि मतगणना जो अगर हम बात करें तो स्थल के बाहर है, और जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा, अब ज़रूर जब इस तरह की तस्वीरें साफ होती जाती है तो जिस पार्टी का बहुमत होता दिखाई देता है, जो पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है, उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाई देता है। लेकिन ये भी है कि दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, किसी भी तरीके की कोई आशंका नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वहाँ बाहर जो है वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। जी ममता, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे रायपुर के कोटा की, जहां पर फिनाइल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देर रात में ये आग लगी है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। 5 दमकल की गाड़ियों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय विधायक विकास उपाध्याय घटनास्थल पर रात भर डटे रहे। आग बुझाने में भी विधायक विकास उपाध्याय पूरी तरह से लगे रहे। कोटा के फिनाइल फैक्ट्री में आग लगी और आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की वजह से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फिनाइल फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। कोटा के फिनाइल फैक्ट्री में आग लगी है। आग ने कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फिलहाल आपको बताएं कि रात में ही आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और लाखों के नुकसान की बातें कही जा रही हैं। आखिर किन्हीं कारणों से
आग लगी और क्या ज्यादा इस बारे में अपडेट्स हैं। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी, जांच में क्या सामने आ पाया और कितना नुकसान हुआ है और स्थिति क्या है अभी? जी देखिए, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगभग 6 घंटे लगे आग दमकल की टीम को। स्थानीय लोग और यहाँ तक के जो क्षेत्र के विधायक थे विकास उपाध्याय, वो भी वहां पर रात भर वहां पर डटे रहे और उसके बाद आगजनी की घटना पर जो है काबू पाया गया। 5 दमकल की गाड़ियां हैं वो लगी हुई थी। 3 घर को भी आग ने अपने जद में ले लिया और इसके क्योंकि ये केमिकल की वजह से भीषण आग लगी थी और ये फायर सेफ्टी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद ही आग पर जो है नियंत्रण किया जा सका। और अब तक जो लाखों के जो नुकसान होने की संभावना अभी भी जताई जा रही है। आग किन कारणों से लगी है इसका अभी भी जो है पता नहीं चल सका है। अब पूरी तरह से जब कूलिंग हो जाएगा और क्षेत्र, उसके बाद ही जो एक्सपर्ट हैं वो बता पाएंगे कि आग की वजह क्या रही है। जी युगल, इस आग में कई सारे घर भी चपेट में आए हैं, तो आखिर उन घर वालों की किस तरह से मदद की जा रही है और क्या किसी के झुलसने की खबर है क्या आग में? जी देखिए, राहत वाली बात यही है कि कोई भी व्यक्ति इस पे हाथाहाथ नहीं हुआ है और जो सामान है, घर के सामान है, फैक्ट्रियों में जितने भी जो सामान थे, केमिकल्स थे, सभी जलकर खाक हो गए हैं। और राहत की बात यही है कि किसी जो है जन हानि नहीं हुई है। लोग दिन भर जो है लगभग 4 से 5 घंटे तक दहशत के साये में रहे, क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र है और आगजनी की जब घटना घटित होती है तो शहर में वैसे भी जो मकान है वो सटे हुए होते हैं और ऐसी इस तरह की परिस्थितियां थी। जब धू कर जल रहा था वो फैक्ट्री, तो आसपास के घर है वो भी इसकी जद में आ गए हैं और नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन किसी तरह के लोग जो है उसमें जन हानि है वो नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। और अब बात करेंगे बिलासपुर के साइंस कॉलेज की, जहां पर कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और इसी मौके पर प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने का काम किया गया है। बिना ऋण के किसानों का काम नहीं चल सकता। पहले ऋण 2400 हुआ करता था, जिसे अब 2000 कर दिया गया है। किसानों को ना बैंक में लाइन लगाना पड़ा और ना ही कहीं और जाना पड़ा। बिना झंझट के किसानों को 10 दिनों में धान बिक्री का पैसा मिल गया है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। वो मन तो सोच नहीं सकिस 15 साल में किसान मन सबसे ज़्यादा आत्महत्या करे हैं, भूख से मौत हो है। हमारे सरकार में किसान मन के सिर से ऋण की बोझा उतरे है, किसान समृद्ध हो है और 3 साल में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, कर मन के खाता में, चाहे गौपालक हो, कर मन खाता में करीब 91,000 करोड़ रुपया गए। एक मतलब ये है कि आम जनता की जेब में पैसा जाए से ओकर घर में समृद्धि भी आए। साथ ही ये ओकर थर्मामीटर ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है, बल्कि यहाँ के बाजार रौनक के गुलजार है और ओकर से हमारे व्यापारी वर्ग में खुश। केंद्रीय मंत्रियों के आकांक्षी जिलों के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों का मंत्री दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बहाने बीजेपी अपना राजनीतिक जमीन तलाश रही है, क्योंकि बीजेपी की जमीन यहां से खिसक गई है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार अतिरिक्त तो कुछ देती नहीं, पैरामीटर जरूर तय कर दिए हैं और उसमें नीति आयोग और जो विभिन्न पैरामीटर जो निर्धारित किए हैं उसमें बहुत सारे जो जिला हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर में हम प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। तो हमारा प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आ रहे हैं और वो बहाना तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने कार्यालय में जा रहे हैं, तो उद्देश्य उनका राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसकी हुई है और जो प्रदेश का नेतृत्व है वो अब प्रभाव शून्य हो गया है, तो इसलिए वो ज़मीन तलाशने आ रहे हैं।
रायगढ़ में आजीविका मिशन के ग्रुप में अश्लील वीडियो और फोटो अपलोड किया जा रहा है और इसे लेकर महिलाओं ने शिकायत की है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रुप में 17,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। कोई व्यक्ति महिला समूह के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार अश्लील तस्वीरें डाल रहा है। महिलाएं इससे लेकर परेशान हैं। साइबर सेल एसडीएम और एसपी से कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। दिसंबर महीने से मतलब कोई एक इंसान है जो हम लोगों को अलग अलग नंबर से जोड़ के वो एक ग्रुप बना के हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। हम लोग उससे बहुत परेशान है दिसंबर महीने से अभी तक। क्या परेशान कर रहे हैं? अश्लील वीडियो भेजता है और तस्वीरें भी भेजता है और वीडियो कॉलिंग भी करता है। उसको देख के और सुन के हमारे घर परिवार में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? इसकी शिकायत हम लोग थाना लैलूंगा में भी किए हैं और अभी हम लोग रायगढ़ भी गए थे। हमारे सब महिला कल्याण में हमारे संकुल में कम से कम 28 गांव हैं। 28 गांव में हम लोग का एक ग्रुप बना है महिला कल्याण करके, जिसमें हम लोग 200 से 250 महिला ऐड हुए हैं, जिसमें हम लोग अपने समूह के बारे में या संगठन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उपसंघ के बारे में। तो उस ग्रुप पर कोई मिसयूज कर रहा है कि जिसमें 250 महिला ऐड हैं, उसको कोई दूसरे जो आदमी है वो हम लोग को ऐड कर चुका है और पर्सनल नंबर पर वो मैसेज और वीडियोस और फोटो भेजता है। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में बैंक की भूमिका भी सामने आ रही है। भूमिका की भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। भिलाई के रहने वाले हरिकांत द्विवेदी के अकाउंट में अचानक 3,85,000 जमा हुए। जो रकम की जानकारी लेने हरिकांत बैंक गए तो उनसे बदसलूकी की गई और इसे लेकर हरिकांत ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो मनीष मिश्रा के जरिए पैसा जमा कराना पता चला। पुलिस ने मनीष को हिरासत में लिया। पूछताछ में मनीष ने 20 फर्जी अकाउंट की जानकारी दी। पूछताछ में पुलिस ने हनी गुप्ता के बारे में जानकारी मिली। ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टाबाजी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। रकम की लेन-देन के लिए फर्जी अकाउंट का उपयोग भी किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।